रूप बदलता कोरोना। स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले आए, जबकि 250 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हाल सबसे ज्यादा बुरा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 31,000 नए मामले सामने आए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो खुलासा किया है वो और भी डराता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। हालांकि बढ़ते संक्रमण और वायरस के नए वेरिएंट के बीच संबंध स्पष्ट नहीं हुए हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट कई अन्य देशों में भी मिल चुका है। अभी भारत में 10 लोगों में ये वायरस मिला है। ये वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर संक्रमण को बढ़ाता है। कोरोना की नई लहर के बीच ये खबर बेहद चिंता वाली है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पुराना वायरस ही अभी कहर बरपा रहा है तो फिर नया वायरस क्या हालात और नहीं बिगाड़ेगा? डबल म्यूटेंट वेरिएंट की आखिर वजह क्या है? ये कितना खतरनाक है और इसे आगे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? सरकार और लोगों को क्या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? पूरा विश्लेषण आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 53,364 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं। यहाँ 24 घंटे में 31,000 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने सख्त कदम उठाए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक डराने वाली बात कही है। मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। हालांकि बढ़ते संक्रमण और वायरस के नए वेरिएंट के बीच संबंध स्पष्ट नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का यह नया वेरिएंट कई अन्य देशों में भी मिल चुका है। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत समेत दुनिया भर में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के अभी पर्याप्त मामले नहीं मिले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर संक्रमण को बढ़ाता है। भारत में मिले नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट को खतरनाक बताया गया है। कोरोना वायरस का यह नया म्यूटेशन करीब 15 से 20% नमूनों में पाया गया है। यह चिंता पैदा करने वाले पहले के वेरिएंट से मेल नहीं खाता। महाराष्ट्र में कोरोना के नमूनों में E484Q और L452R म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य कोरोना मरीजों के लिए नए नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग और इसका विश्लेषण किया गया। फिलहाल इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या अभी 10 है। गृह मंत्रालय ने महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इस दिशा निर्देश में देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से बचने के नियमों का पालन करे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है। 1 अप्रैल से 45 साल के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। जाहिर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पाया जाना चिंता की बात है। यानी सरकारों और लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस नए म्यूटेंट को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वीडन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय और डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कितना खतरनाक है ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट और इसे समझे कैसे? क्या है ये? का प्रयास कि ये एक आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन स्वाभाविक है। अब तक हम बहुत सारे वायरस देखते हैं जिनमें समय समय के ऊपर म्यूटेशन होता है।
लेकिन क्या ये म्यूटेशन चिंता का विषय है या नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जब भी कोई म्यूटेशन होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम 3 चीज़ें देखते हैं कि उसका इन्फेक्टिव रेट क्या है, उसका सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ क्या होगा, और दूसरा क्या ये इम्यून सिस्टम को एस्केप कर पाएगा, क्या ये इम्यून सिस्टम से बच पाएगा। इन 3 चीज़ों का जब निर्धारण कर लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तब ये वेरिएंट्स को हम एक स्ट्रेन का नाम देकर के, उनका डोमिनेंस देख कर के, उसके उपचार या उससे रिलेटेड किस तरीके का क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सब का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे डबल म्यूटेंट के बारे में बोला है कि पहले से जो यूके का जो म्यूटेशन है वो L452R, दैट इज ऑलरेडी देयर, एंड दिस न्यू म्यूटेशन, जो नया म्यूटेशन आया है वो है E484Q। अब ये दोनों म्यूटेशन एक तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर हैं जो कि जीनोमिक सीक्वेंस के अंदर पता चला, लेकिन डिपेंड, इससे परेशान होने की बात है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही कहना उचित होगा। अभी इस समय पे ये इट इज ए मियर स्पेकुलेशन, ठीक है ना, कि ये किस तरीके से जो है आगे की रणनीति को प्रभावित करेगा। तो हमको पैनिक नहीं होना है, लेकिन पूरी तरीके से सचेत रहते हुए इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें। जी, लेकिन मन में ये संदेह भी आता है और ये डर भी लगता है कि नया वायरस क्या हालात और नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, डबल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह क्या है असल में, और हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है? कोरोना के बीच बढ़ते मामलों के आने के बाद इस तरह की खबर आना, ये कितना चिंता में डालती है हमको? बिल्कुल अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा हमारा संविधान भी कहता है कि सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर, विज्ञान की बात विज्ञान से ही होनी चाहिए और हमारे दर्शकों को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की जांच हुई थी। एक जेनोमिक सीक्वेंस जो वायरस को करते हैं, जिससे परीक्षण करते हैं, इसकी उपलब्धता के कारण वायरस में होने वाले सारे म्यूटेशन, सारे स्ट्रेन पकड़े जा रहे हैं। अदरवाइज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वायरस में स्ट्रेन का बदलना। होता क्या है कि ये एक सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस है, इसके रेप्लिकेशन में कुछ गलतियां वायरस कर लेता है, जिसको आप कह सकते हैं मिस्टेक बाय वायरस। वो गलतियां करने के कारण ही म्यूटेशन होता है। मतलब एक जगह का एमिनो एसिड जो होना चाहिए वो ना डाल के दूसरा एमिनो एसिड आ जाए, ये साइंटिफिक बात हो गई। लेकिन क्या ये पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए चिंता का विषय है? तब तक ये चिंता का विषय नहीं बनेगा अगर इसका इन्फेक्टिविटी रेट ना बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ेगा? आप देखते होंगे जो ग्राफिक्स में दिखाया था, स्पाइक प्रोटीन, जो कांटे जैसी चीज वायरस के ऊपर दिखाया, स्पाइक प्रोटीन अगर बढ़ जाए तो इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ सकता है। अभी इसकी जांच चल रही है कि क्या वाकई इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा या इसकी मारक क्षमता बढ़ जाए, वायरस के कारण ज्यादा लोगों को क्षति पहुंचने लगे। तो अभी तक ये भी नहीं पाया गया है। या तीसरा, जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, दोनों वैक्सीन हिंदुस्तान में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये नाकारगर होने लगे, वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण होने लगे। 3 ही चिंता का विषय हो सकता है। अदरवाइज अभी तक कोरोना वायरस में 5000 से ऊपर म्यूटेशन हो चुके हैं। लेकिन हम कितने म्यूटेशन को जानते हैं? यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। लेकिन इतने स्ट्रेन को क्यों नहीं आप जाने? क्योंकि सिग्निफिकेंस नहीं था। आज भी इसकी जांच चल रही, जेनोमिक सीक्वेंस वायरल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चल रहा है। अगर इसमें कुछ बदलाव आया तब तो चिंता का विषय होगा, अन्यथा चिंता का बिल्कुल विषय नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम पैनिक नहीं करना, लेकिन सेम टाइम एडवाइजरी फॉलो करें। अभी भी मास्क लगाना है, आपको भीड़-भाड़ इलाके से बचना है। और जिनको लोगों ने गुमराह कर दिया था धार्मिक सांप्रदायिक तरीके से कि वैक्सीन मत लो, वैक्सीन से नुकसान है, उनसे मैं कहना चाहता हूं अभी तक के शोध से, वैज्ञानिक शोध से बिल्कुल क्लियर है, वैक्सीन जाइए और वैक्सीन लगवाइए। अब तो सरकार ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को अलाउ कर दिया है, आप लोग जाके वैक्सीन लगवाइए, उसी से सुरक्षा हो सकती है। ठीक है प्रोफेसर उपाध्याय, इस नए वेरिएंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर इससे कोई पीड़ित हो जाए तो फिर उसके लक्षण क्या होते हैं? जो कोरोना पेशेंट्स के लक्षण होते हैं वही लक्षण होते हैं या थोड़े से अलग लक्षण उसमें देखे जाते हैं? देखा, जैसा मेरा के क्लिनिशियन कलीग्स के साथ में जैसा बात हुआ है, अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज, जिस प्रकार के मरीज उन्होंने अभी तक देखे हैं, उनमें कोई ऐसा कोई अलग का प्रभाव देखने को नहीं मिला है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि जो व्यक्ति डबल म्यूटेशन से पीड़ित है उसके सिम्टम्स कुछ अलग हों। ऐसा कहना अभी मतलब उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अभी प्रकाश में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है वो अभी तक तो सेम ही रहने वाला है।
लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम इंडिया में बहुत ही जागरूक है, जो कि इस बात का ध्यान रखेगा, इसको संज्ञान में लेकर के इस पर उचित जो है क्या ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेगा। बट इस समय पे कहना ये उचित नहीं होगा कि देयर इज एनी चेंज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। डॉक्टर अंशुमन, मेरे व्यूवर्स के लिए ये भी समझाइए कि म्यूटेशन और वेरिएंट है क्या सर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे देखिए, बड़ा साधारण भाषा में समझाता हूँ। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, नीदर डेड नॉर लिविंग, कोई जीव जंतु नहीं है ये एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए वायरस है कोरोना वायरस। इसको ह्यूमन डीएनए चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, और ह्यूमन डीएनए में ही रेप्लिकेट करने के बाद ये कुछ बदलाव करता है शरीर के अंदर, जिसमें इंसान में माइक्रो एंजियोपैथी, जैसे ब्लड क्लॉट का बनना सुना था, या लंग इंजरी, या जो भी चेंजेस करता है, तो इस तरह से बीमारी कराता है। मतलब आपके अंदर के बदलाव के कारण आपको बीमारी कराता है। वायरस एक माध्यम बनता है। इसमें क्या करता है वायरस, वायरस आपको संक्रमित किया, आपका एक प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बनी और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। वायरस क्या करता है, अपने रेप्लिकेशन के दरमियान कुछ बदलाव करता है। जैसे इंसान की, आज मान लीजिए कोई टाइट कोट पहन के आ जाए तो अलग दिखेगा, कल चश्मा लगा ले, दाढ़ी बढ़ा ले तो अलग दिखेगा, परसों अलग दिखे। तो ये वायरस सेम है, सिर्फ अपनी संरचना थोड़ी बदल लेता है ताकि आपके इम्यून सिस्टम को धोखा दे सके, चीट कर सके, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मात दे दे और फिर से नए लोगों को इन्फेक्ट करता रहे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो म्यूटेशन इस संरचना में बदलाव को कहते हैं, और वेरिएंट जो नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं, जैसे अभी आपने सुना E484Q और L452R, ये सब म्यूटेशन का नाम दिया था कि किस जेनेटिक लेवल पे क्या मटेरियल बदल गया, उसके हिसाब से ये कोडिंग होती है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस उतना ही है कि आप समझिए कि एक संरचना बदलाव होता है जो नेचुरल है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे इंसान भी हर दिन अपना मूड बदलता है, हर दिन अपने कपड़े बदलता है, वायरस भी यही बदलता है। इससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अनलेस 3 ही पॉइंट, मारक क्षमता बढ़ जाए, संक्रामक क्षमता बढ़ जाए, या वैक्सीन को नाकारगर कर दे। बस ये 3 ही इंपॉर्टेंस आप याद रखिए। चौथी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो जनरल व्यूअर्स के लिए जानना है। तो डॉक्टर अंशुमन, क्या बदलते हुए स्वरूप के लिए फिर ट्रीटमेंट को भी बदलने की जरूरत है? जैसे हम पहले वाले वायरस को टैकल कर रहे थे, तो क्या बदलते हुए स्वरूप को टैकल करने का तरीका वही रहेगा, या फिर उसके लिए अंदाज हमें बदलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा? अभी तक जितने स्ट्रेन उपलब्ध है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बिल्कुल लक्षण सेम है, इलाज सेम है, उसकी मारक क्षमता सेम है, और अभी तक तो यही पाया जा रहा है कि वैक्सीन भी कारगर रहेगी। तो अभी तक कोई बदलाव नहीं, इसलिए एडवाइस दिया पब्लिक को ही फॉलो करे। मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड़ भाड़ में न जाना, हाथ धोना, सेम है बदलते स्वरूप के लिए। भविष्य में कभी ऐसा बदल के आ गया, बिल्कुल नया स्ट्रेन निकल के आया जो वैक्सीन को नाकारगर कर देगी, नए रोग के कारण नई तकलीफ लेके आए, लक्षण नए बनने लगे, तो दूसरी बात है। अभी तक लक्षण सेम है, तो सेम लक्षण के लिए आप अवेयर रहिए, सेम प्रिकॉशंस लीजिए, और सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डॉक्टर को भी फॉलो करना है। कुछ भी अलग अभी तक नहीं हुआ है। तो प्रोफेसर उपाध्याय, लेकिन डबल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह क्या है सर? ये हुआ कैसे? क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आना क्या एक बड़ी वजह हो सकती है सर? हाँ, ये एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि जैसा हमको पता है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि L452R ये स्ट्रेन कैलिफोर्निया में भी था, के में भी था, इसके पहले डेनमार्क में भी पाया गया। अभी तक इंडिया में अभी तक कोई अपना डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स नहीं सामने आया था, लेकिन अभी E484Q आने की वजह से ये वेरिएंट सामने आया है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कितना सिग्निफिकेंट होगा, ये किस प्रकार से इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, किस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती है, किस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है, इन सारी बातों को इन्वेस्टिगेशन करके ही जाना जाएगा। बट जैसा आप बता रहे हैं कि माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह, कॉन्टिनेशनल जो माइग्रेशन है, उसकी वजह से ये निश्चित रूप से होगा। और इसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस दे हैव दिस मैकेनिज्म, और हम लोग तो बहुत बाद में धरती के ऊपर आए हैं। करीब 4 बिलियन सालों से जो है बैक्टीरिया और वायरस हमेशा ह्यूमन रेस को आउट स्मार्ट करते रहे, ठीक है ना। नाउ दिस इज ए वॉर बिटवीन द वायरस एंड द ह्यूमैनिटी। ओके, नाउ हाउ वी कैन आउट स्मार्ट द वायरस? If we cannot outsmart the virus, we may wipe out, otherwise we need to put the mechanism in place
इस प्रकार से, जिससे कि हम जो है वायरस के ऊपर कंट्रोल कर सकें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में अब होना चाहिए। हो रहा है, अच्छी बात, और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। 130 करोड़ लोगों के अंदर 3 करोड़ या 4 करोड़ तक शायद वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है। और एक बात अच्छी समझ में आ रही है कि कम से कम जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो सीरो पॉजिटिविटी है वो लगभग 50% या उसके अधिक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे बहुत से जो है स्टेट्स होंगे, ऐसे बहुत से जो है क्या अर्बन एरियाज होंगे जहां पर के सीरो पॉजिटिविटी काफी कम होगी, 20% होगी, 10% होगी। वो पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होगी, उसको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। So we don't need to panic, but we need to be careful and the watchful about the communication virus. तो डॉक्टर अंशुमन, जैसे कि अभी प्रोफेसर उपाध्याय भी कह रहे हैं कि देखिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय हो सकता है अभी फिलहाल, तो सर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को क्या और तेज करने की जरूरत है? हालांकि 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन क्या इसमें किसी तरह के और बदलाव की भी आप जरूरत महसूस कर रहे हैं सर? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 4 करोड़, जैसा प्रोफेसर उपाध्याय ने कहा, 4 करोड़ आप नंबर देख रहे हैं, लेकिन परसेंटेज देखिए ना, 135 करोड़ आबादी का 4 करोड़, तो कितने लोग इम्यून हुए? दूसरा, 28वें दिन जो सेकेंड डोज लगने की है उसको भी अब 6 हफ्ते कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद, उसके लगभग 10 दिन बाद जाके एंटीबॉडी लेवल इतना बढ़ता है, उसमें भी 100% केसेज में नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी प्रक्रिया को पहले तो बढ़ानी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सेगमेंट करना है किन स्टेट्स में अभी केसेज बढ़े। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, अब दिल्ली में बारी आ गई है। ये क्यों ऐसा होता है? न्यू पॉपुलेशन इस एरिया में ज्यादा माइग्रेट करते हैं, काम के सिलसिले में दूसरी जगह से आते हैं। तो ऐसे एरिया में जहां घनी आबादी है, मेट्रो सिटी है, यहाँ वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत तेज करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 9 to 5 के अलावा आपको वैक्सीनेशन का प्रोसेस लेट इवनिंग, लेट नाइट तक चलाना पड़ेगा। जिसकी वजह क्या है, जो जॉब में है, जो दिन में वैक्सीन लेने नहीं आ पाते, वो शाम को आए। दूसरा, इस बार छोटे छोटे सेगमेंट को खोल रहे हैं, अभी 45 साल से ऊपर सभी को खोला। अभी चाहिए जितने लोगों में ट्रायल हो चुका, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को छोड़ के सभी के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दें। अल्टीमेटली लगाना सभी को है आपको, तो जितनी जल्दी लगे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम उतनी जल्दी बढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस में बहुत सुधार की, बहुत स्पीड अप करने की जरूरत है। जितनी जल्दी हम स्पीड अप करके हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंचे, उतनी जल्दी चेन को हम तोड़ सकेंगे। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो प्रोफेसर उपाध्याय, जिस रफ्तार से असल में भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हर्ड इम्यूनिटी पाने में, हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में अभी बहुत समय लग जाएगा, इसका मतलब तो? हाँ, जिस रफ्तार से हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कहना मतलब स्वाभाविक होगा। इसीलिए डॉक्टर अंशुमान और मैं इस बात ये मतलब एडवोकेट कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमको ये स्पीड बढ़ानी होगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये परेशानी का विषय बन सकता है। इसमें एक बात और जोड़ देना चाहूंगा कि एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आर फैक्टर, ठीक है ना जी। ये जो आर फैक्टर है ये हमको ये बताता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कितना इन्फेक्ट कर सकता है। इस बात का जो मार्कर है उसको बोलते हैं हम आर फैक्टर, ठीक है ना। अब तक फरवरी के पहले तक इंडिया के अंदर जो आर फैक्टर था वो 1 से काफी कम था, लेकिन अभी ये फैक्टर पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय में, यानी मैं कहूँगा कि लगभग फरवरी के बाद में इंडिया का जो आर फैक्टर है जो सबसे नीचे था वो आज की स्थिति में सबसे ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पर्सन जो है यदि वो इन्फेक्टेड है तो वो 1 से कहीं ज्यादा तो वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न बट नॉट ए मैटर ऑफ पैनिक। दैट्स व्हाट आई कैन से, बट नीड टू वॉच इट। तो तो डॉक्टर अंशुमन, क्या हम ऐसे भी समझें कि असल में हम पहले ट्रायल कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, फिर हम सीख रहे हैं कि असल में क्या होना चाहिए? या पहले से होमवर्क की कमी आपको महसूस होती है कि पहले से प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक है, हम करते करते सीख रहे हैं और फिर सीखते सीखते अप्लाई कर रहे हैं? कुछ ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, वैक्सीन के ट्रायल की अलग प्रक्रिया होती है, जिसके फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल से दोनों कंपनी गुजर चुकी है और अब तो दूसरी कंपनी का भी फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट आ गया। वो अलग एक प्रक्रिया है जिसमें हम वैक्सीन की कारगर क्षमता, वैक्सीन की सुरक्षा, ये हम निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में लाते हैं यूज के लिए। आ गया। अब जो बात है, इसको एग्जीक्यूशन,
जिसके लिए पॉलिसी नीति निर्धारण करते हैं। नीति निर्धारण करके पहले तो ठीक है फ्रंटलाइन वर्कर को दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप था कि फ्रंटलाइन वर्कर को पहले वैक्सीनेट कर दो। ठीक है। करने के बाद जब ओपन हुआ था तो कोमॉर्बिडिटी 60+ किया, अब जो 45 में सबको किया है, अब चाहिए था ओपन फॉर ऑल करना, क्योंकि अब तो वैक्सीन लोग पे करके भी लगा रहे हैं। Exactly. ओपन फॉर ऑल कीजिए कि एग्जैक्ट कितना प्रोडक्शन चल रहा है। दूसरा, कई सेगमेंट ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन के दरमियान काम कर रहे थे, जिससे मैंने कई बार सवालिया निशान उठाया। मीडिया कर्मी को उस समय फ्रंटलाइन वर्कर करके लोगों ने कहा था, और आज मीडिया कर्मी को फ्रंटलाइन वर्कर में भी नहीं दिया गया और इसमें भी नहीं दिया गया। मैक्सिमम मीडिया कर्मी 45 से नीचे के, कुछ लोग हैं 45 से ऊपर के, उनको वैक्सीनेशन दिया, आज भी उनको फील्ड में जाना पड़ रहा है, वो एट रिस्क हैं। और दूसरा, उनसे दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं कि जो वैक्सीन लगवाने के लिए अपने माता पिता को जा रहे हैं, उनके घर वाले सभी को वैक्सीन लगा दो। वैक्सीन तो लगना ही लगना है, तो क्यों नहीं उनको लगाया जा रहा है? उनका आई कार्ड लो, उनको वैक्सीन लगाओ, ताकि एक एक फैमिली इम्यून होता जाए, एक एक सोसाइटी इम्यून होता जाए। तो माइक्रो हर्ड इम्यूनिटी जब होते जाएगी और इसका कंग्लोमरेशन होगा, झुंड बनेगा, तब जाके हम सिटी हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, तब स्टेट हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, तब जाके कंट्री, तब जाके ग्लोब। यही सीक्वेंस होता है। किसी भी एक टर्मिनोलॉजी को समझिएगा तो इसी तरीके से होना होता है। तो नीति निर्धारण में हम देर करते हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना चल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना नहीं चल रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना करना है तो आज वैक्सीनेशन की स्पीड को बहुत स्पीड कीजिए, और वही एक तरीका है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन है। दोनों कंपनी के पास इनफ कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, आप सप्लाई कीजिए और वैक्सीन लगवाइए लोगों को। यही एक तरीका होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। डॉक्टर अंशुमन, कई बार हमने देखा है जो वैक्सीनेशन की पंजीयन प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो भी थोड़ा सा जटिल है। क्या इसका ये उपाय हो सकता है कि आप ऑफिस में कैंप करें, सोसाइटीज में कैंप करें, बड़ी बड़ी जगहों पे कैंप करें और वहां पे लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सके? उपाध्याय साहब, आपने बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात कही है। पंजीकरण बहुत बड़ी समस्या है, सॉफ्टवेयर हैंग करता है, पंजीकरण लोग करा नहीं पाते, अपने चॉइस की जगह नहीं ढूंढ पाते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं तो कहते हैं आपका नाम नहीं है, कभी उनका सॉफ्टवेयर नहीं काम कर। तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा तरीका हो, भारत के नागरिक को वैक्सीन लगना है तो डिसाइड हो गया। एक्सक्लूजन में है गर्भवती महिलाएं और बच्चे, उनको छोड़ दीजिए। अपने पास के हॉस्पिटल में जाए, वो वॉक इन रजिस्ट्रेशन का ओपन करो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, आफ्टरनून में 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आप कर दीजिए वॉक इन। जो लोग आ रहे हैं आके वैक्सीन लगवा जाए। आप देखिए कितनी तेजी से हर्ड इम्यूनिटी आप अचीव करेंगे। अदरवाइज आप नियम कानून बनाते रहेंगे, कोरोना आपका नियम सुनने नहीं बैठा है। कोरोना को एवरी सेकेंड इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और आप बैठे हैं नीति निर्धारण और क्या है, कौन सी ये नीति आयोग, वो नीति निर्धारण करते रहेगी, कोरोना बढ़ता रहेगा, लोगों की जान जाते रहेगी। डॉक्टर इस लैंग्वेज को नहीं समझता, डॉक्टर वही लैंग्वेज समझता है जो बीमारी मांगता है। तो वो बीमारी कह रही है वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाइए, और वही एक तरीका है जो कि हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। ठीक बात है। प्रोफेसर उपाध्याय, डबल म्यूटेंट वेरिएंट, क्या सर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये वहां भी असर नहीं करेगा? वहां भी इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा? मजबूत प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद भी ये वेरिएंट असर डालेगा? देखो, ये डिपेंड करेगा कि जैसा मैंने बोला कि इसके ऊपर जो है क्या इस समय अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, और क्योंकि ऐसा अभी तक संबंध जो है वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में नहीं आया है। अभी इन वेरिएंट्स को अभी लोगों ने निकाला है, इनको कल्चर किया है लैब में, इनके ऊपर दवाइयों के प्रभाव को और वैक्सीन के प्रभाव को देखा जाएगा, तभी ये कहना संभव होगा कि ये किस प्रकार से जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर की इम्यून सिस्टम को एस्केप कर सकता है या उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे पहले हमारी जो वैक्सीन थी उनकी ज्यादातर जो एफिकेसी थी, वो एफिकेसी मतलब करीब 90%, 95% के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे नए म्यूटेंट्स आते जा रहे हैं, तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी लगभग 50 to 60% के रेंज में लगभग आ चुकी है। अगर मॉडर्ना का वैक्सीन आज से जो है क्या है 6 महीने पहले अगर उसका ट्रायल हुआ था जबकि वो 95% थी, यदि आज की स्थिति में उसका ट्रायल होगा तो उसकी जो क्षमता है, जो
जो एफिकेसी है वो 60% से शायद ज्यादा ना आए। जी जी। तो एक पब्लिक के अंदर एक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि उनको लगता है कि अभी जो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन आया है या कोई और वैक्सीन है, मॉडर्ना का 95% है, तो दे आर लुकिंग फॉर ए चॉइस कि हमको वो वैक्सीन मिल जाए तो लगवाएंगे, ये वैक्सीन मिल जाए तो ठीक है, तो लगवाएंगे। चॉइसेस पे ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है सर, मुझे ऐसा शो ना वाइंड अप होकर करना है, के लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशुमन, जैसे होली एक बेहद नजदीक है सर। होली के मद्देनजर आपको क्या लगता है ये रिस्क कितना बढ़ने वाला है और किस तरह की एहतियात हमको बरतने हैं? सर 30 सेकंड में प्लीज रिप्लाई करिएगा। जी, ये त्योहार हो, मूवी हो, मदालय हो, मॉल हो, मैं बार बार कहता हूँ कोरोना नहीं जानता, कोरोना पर ह्यूमन डीएनए चाहिए। तो होली में सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल एहतियात बरतें, अगले होली अच्छे से मना लीजिएगा, इस होली एहतियात में ही रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आपका और प्रोफेसर उपाध्याय, बहुत शुक्रिया। होली की आपको दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और तमाम दर्शकों को भी शुभकामनाएं, लेकिन एहतियात के साथ आप ये होली खेलें क्योंकि कोरोना से बचना है। 2 गज की दूरी फॉलो करनी है, मास्क भी लगाना है, तभी हम और हम अपनों को स्वस्थ रख पाएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।